इलेक्ट्रॉन ऑफ बी और न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। ये है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे ही है फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन कौन सा है? ए का न्यूक्लियस और बी का न्यूक्लियस आपस में रिपेल करेंगे और ए का इलेक्ट्रॉन और बी का इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे, तो होगा क्या? शुरू में अभी देखो यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी ली और एक्स एक्सिस पे आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। ये ए और बी बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं, पहले बहुत सिंपल सी चीज से चल रही हूँ। ये वाला ग्राफ बुक में गिवन है, ठीक है? ये वाला ग्राफ समझना है हमको। शुरू में एटम्स बहुत दूर दूर थे, एटम्स बहुत दूर दूर थे, तो हम लोग यहाँ से शुरू करो। शुरू में एटम्स बहुत दूर दूर थे, हम इन एटम्स को ना पास ला रहे हैं। जब हम पास ला रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स भी है और रिपल्सिव फोर्स भी है, दोनों के दोनों फोर्सेस प्रेजेंट है। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन से और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट है और रिपल्सिव फोर्सेस भी प्रेजेंट है। लेकिन जब भी बहुत दूर दूर है ना, दोनों एटम्स दूर दूर है, तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन को, ठीक है? तो एटम्स मस्त पास पास आ रहे हैं, पास आ रहे। देखो अभी बहुत दूर दूर थे, यहाँ से मैंने ग्राफ शुरू किया राइट से, तो एटम्स पास पास आ रहे हैं और ऐसे ऐसे करके आप जो है करते जाओ। फिर एक ऐसा डिस्टेंस आया, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन एकदम जस्ट बराबर हो गए। जस्ट बराबर है मतलब अट्रैक्टिव फोर्स अभी इस टाइम पे मैक्सिमम है, इसके आगे नहीं हो सकते। अब और ज्यादा एटम्स को पास आने लग जाएंगे ना, पास आएंगे, तो और ज्यादा पास आने पे उनकी ना रिपल्शन बढ़नी शुरू हो जाएगी। दोनों का न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो अगर बहुत पास ले आए ना, जो ये वाला मैंने बनाया जिससे एकदम से एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो गई, तो उसमें समझो कि फोर्स ऑफ रिपल्शन इज मच ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर रिपल्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है, तो ऑफ कोर्स बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये वाली जगह जिस पॉइंट पर एनर्जी मिनिमम है, लीस्ट एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी, वो वाले पॉइंट पर हम लोग कहते हैं कि बॉन्ड फॉर्म हुआ। इस वाले पॉइंट पर दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। जैसा यहाँ पर the distance between the atoms, जब अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स जस्ट बैलेंस आउट कर रहे हैं, कि मतलब यहाँ पर जो है अभी अट्रैक्टिव फोर्स है प्रेजेंट है, इसके और आगे पास लेकर आएंगे तो रिपल्सिव फोर्स चालू हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हम बोलते हैं कि अ बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है? एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, जो उनके बीच का डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और ये हमारी बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी एटम्स इनटू, मतलब उनको बॉन्ड को तोड़कर एटम्स को सेपरेट करने के लिए, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर अब बॉन्ड इज फॉर्म। क्या ये चीज समझ में आए कि केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ? और ये वाला ग्राफ जो बुक्स में गिवन है, एकदम दूर थे तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ नहीं था, थोड़ा थोड़ा पास लाते गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने लगा, ठीक है? तो हम और पास आते जा रहे हैं। अभी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, रिपल्सिव फोर्स कम है। जब भी एक ऐसी जगह पे आए अट्रैक्टिव रिपल्सिव एकदम जस्ट बैलेंस आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और पास लेकर आएंगे तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होने लग जाएंगे और रिपल्शन की वजह से जो है एकदम से एनर्जी शूट अप कर जाएगी। क्लियर? ओके बच्चों? यस मैम। सो इस तरह से हम बोलते हैं हाउ अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, केमिकल बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है। आगे बढ़ रही हूं मैं, ठीक है? अब हमको जो स्टडी करने हैं इस चैप्टर में, दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। एक तो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स
और दूसरे वाले जो स्ट्रॉन्ग नहीं है मतलब हम उनको वीक बॉन्ड्स बोल देंगे, वीक बॉन्ड्स। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग होते हैं आयनिक बॉन्ड्स, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, ये वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब इनकी हम बोलते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज ग्रेटर दैन 40 किलो जूल्स पर मोल। तो 40 किलो जूल्स पर मोल है ना गुड एनर्जी, तो गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, या फिर मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, ये सारे हम लोग स्टडी करेंगे। मेटालिक बॉन्ड जैसे कि कॉपर की वायर है, आयरन का रॉड है, वो मेटल, जैसे कॉपर की वायर बोले हम, तो कॉपर के एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज द मेटालिक बॉन्ड। लोहे का, आयरन का कोई रॉड है तो इट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉट ऑफ आयरन के एटम्स, तो आयरन के एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है अपना मेटालिक बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, इसको अलग से स्टडी में पढ़ा दूंगी इस वाले को, कि कोई एटम अपना लोन पेयर दे रहा होता है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड आप लोग को पता है, फिर भी इनकी फॉर्मेशन हम लोग आज की क्लास में सीख लेंगे। ठीक है, वीक बॉन्ड्स होते हैं दो तरह के, एक तो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स और दूसरा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ना आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, लंदन फोर्सेस, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसके अंदर दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो, या फिर इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर ही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही हो। ये वाले बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी ना 8 से 40 किलो जूल्स पर मोल के अराउंड होती है, और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बहुत ही वीक होता है, एकदम वीकेस्ट। इनकी बॉन्ड एनर्जी लेस देन 8 किलो जूल्स पर मोल होती है। ठीक है, सो क्लियरली द स्ट्रॉन्गेस्ट वाले बॉन्ड्स इज ये वाले, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और फिर ये वाले वीकेस्ट। क्लियर? जो चैप्टर में, इस चैप्टर में हमने यही सारी चीजें स्टडी करनी है। आगे बढ़ू, एकदम बेसिक बेसिक से चल रहे है ना। Yes, ma'am. समझते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के अंदर हमको लैटिस एनर्जी, नया टर्म जो यहाँ इंट्रोड्यूस होगा वो भी समझेंगे। आयनिक बॉन्ड यानी कि आयनिक कंपाउंड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयनिक कंपाउंड का सबसे इजीएस्ट, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट हम लोग के घर में प्रेजेंट होता है। तो NaCl की फॉर्मेशन समझते हैं। अभी देखो, सोडियम मेटल है ना, तो सोडियम ऐसे करके एग्जिस्ट करता है। सोडियम कंबाइन करेगा क्लोरीन से। ठीक है, मैंने जो ये स्टेट्स लिखे हैं ना, ये रूम टेम्परेचर के हिसाब से लिखे कि सोडियम तो मेटल है तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन नॉन मेटल है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, and it forms NaCl solid। और इस रिएक्शन की जो हीट एंथैल्पी होती है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन ना वैसे थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पर सिंपली क्योंकि मैं टर्म्स इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ इसलिए समझा रही हूँ कि जब भी हम लोग कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ना, अपने जिन एलिमेंट से फॉर्म हो रहा है, एलिमेंट्स को हमने उनकी एलिमेंटल स्टेट मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में लिया है। मतलब रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस जो हम बोलते हैं 298 केल्विन, तब सोडियम मेटल के उसमें सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और क्लोरीन
गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, कंबाइन करके वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो जो एंथैल्पी चेंज होता है इस रिएक्शन का, उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब आयनिक कंपाउंड फॉर्म कैसे होता है? सबसे पहले तो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 281। नाउ सोडियम loses one electron to form Na plus and an electron is released. तो यहाँ पर इसके पास 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। यहाँ प्लस चार्ज क्यों आया? क्योंकि उसने एक दे दिया है। 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन इधर प्रोटॉन्स तो 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो 10 ही बचे। इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिया, इसलिए एक प्रोटॉन की वजह से एक्स्ट्रा जो प्रोटॉन है उसकी वजह से Na+ एंड दिस कटायन इज फॉर्म। और यहाँ पर मैं स्टेट्स भी लिख देती हूँ। हाँ, ये भी गैसियस स्टेट, ये भी गैसियस स्टेट। अगर आप लोगों को याद हो, पीरियोडिक टेबल में हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एक एटम को हम आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो कटायन बने और इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। करेक्ट? सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए हमें Na+ बनाना है। Na+ बनेगा सोडियम से, तो हमको इसको आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ रही है। ये चीज समझ में आई? यस मैम। और जो एकदम बेसिक बेसिक है आज के क्लास के अंदर, बिल्कुल मैंने जो है ज्यादा उसमें नहीं करना है, लेकिन हाँ, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन है, लैटिस एनर्जी है, जो मुझे पता है, मतलब एकदम ही बेसिक नहीं रखूंगी ना, तो थोड़ा थोड़ा जो है इम्पोर्टेंट नई चीजें भी होंगी, उस पर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस करती जाऊंगी, बस बेसिक कवर करती। आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, इसके बाद जो हमारे पास दूसरा है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन गैसियस स्टेट में जो भी होता है उसको हम एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा करते हैं सिर्फ Cl, चलो ऐसे लिख देते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन देते हैं एंड Cl- बनाते हैं गैसियस स्टेट में, और एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आ गया यार? है ना? तो आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, ये रिलीज हो रही है एनर्जी। ठीक है, अच्छा, ओके। नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से, Na+ हमारा गैसियस है ना? ये अच्छा, रुको मैं इसका ना यहाँ पर ये बता दूं, क्लोरीन का ना मैं यहाँ पर यही लिख रही हूँ, ये हटा रही हूँ। ये मत बोलना कि मैम ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, क्लोरीन क्लोरीन मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। अभी सोचो कि मैंने क्लोरीन का एक सिंगल एटम ले आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हम यही कहते थे ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, तो ये इसलिए मैंने Cl लिखा है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, मतलब 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ पर हो गई 288। मस्त इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई, Cl- आर्गन की। यहाँ पर Na+, नियॉन की हमने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर दी और ये बहुत स्टेबल हो गया। यहाँ पर 2,8 है, यहाँ पे 288 आर्गन की बन रही है। यहाँ पर इसके पास 17 प्रोटॉन्स और 17 इलेक्ट्रॉन्स थे। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद प्रोटॉन्स तो 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए, तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज किए। एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बचा वो Cl- बना दिया, तो इस वजह से Cl- एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये हमारी एनर्जी रिलीज। करेक्ट? आगे बढ़ो। अब Na+ बना हमारा कटायन और Cl- बना हमारा अनायन। कटायन और अनायन देखो टेक्निकली तो बहुत स्टेबल हो गए। Na+ 2,8 इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, 288 इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, बट Na+ और Cl- क्योंकि कटायंस और अनायन ना, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया कि Na+
and Cl minus. जो electrostatic force of attraction है between the cation and between the anion, उसी को हम बोलते हैं ionic bond. ओके, तो ये हमारा आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो गया. सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बना दिया. करेक्ट? यस Correct. ये आप सब लोग को ऑलरेडी आता था. ठीक है, अब देखो मैं कुछ कुछ चीजें इसमें से मिटा रही हूँ, मिटा लूं, है ना? यस ये तो मैम. Yes, बेसिक ma'am. से आप लोग को ऑलरेडी आता था बच्चों, है ना? अब कुछ कुछ चीजें मेरे को यहाँ पे बोर्ड पे स्पेस चाहिए. ओके, नाउ सी, ये Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन कर कर NaCl बनाए और एनर्जी रिलीज हुई, जिसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी. इसकी स्पेलिंग भी लिख देती हूँ, लैटिस एनर्जी. एनर्जी. ओके, अब देखो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करना कब आसान होगा? जब आयनाइजेशन एनर्जी कम से कम हो, यस क्योंकि मैम. हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. तो कोई एलिमेंट जो जितना ज्यादा अच्छा मेटल होगा, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, वो स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा. करेक्ट? इसी के ऊपर अगर मैं आपसे क्वेश्चन दूं कि बेटा ओके, इफ आई राइट डाउन LiCl, NaCl, KCl, RbCl, सीजियम क्लोराइड. देखो एक ग्रुप में चल रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. अब इसके अंदर कौन सा वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा? जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो. देखो ना, Cl तो सब में कॉमन ही है ना, तो हमको जो डिसीजन लेना होगा वो तो मेटल के बेसिस पर ही लेना होगा ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के बेसिस पर ही, है कि नहीं? Yes, ma'am. तो कौन सा वाला ज्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा? मैम लिथियम. लिथियम. याद है आयनाइजेशन एनर्जी यस मैम. टॉप टू बॉटम चलते हैं तो आयनाइजेशन डिक्रीजेस बिकॉज साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. तो Yes, सीजियम ma'am. क्लोराइड के अंदर सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा. लास्ट बॉन्ड 100% आयनिक या 100% कोवैलेंट होता है. थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर होता है, थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर होता है. जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती है तो वो वाला बॉन्ड बन जाता है ना? तो Yes, ma'am. आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे आप इसको आंसर कर सकते हो, है कि नहीं? CsCl, सीजियम क्लोराइड ज्यादा अच्छा आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, है ना? ओके, Yes, sir. आयनिक बॉन्ड्स की हम लोग बात कर रहे थे. कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, वो वाला आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा. देखो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, लैटिस एनर्जी रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी रिलीज हो रही है. तो हम बोल सकते हैं आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कब होगा? जब आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज मैक्सिमम, जितना बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो, और लैटिस एनर्जी बहुत सारी रिलीज हो. समझ में आया? कोई डाउट्स इसके अंदर? ये वाली चीज क्लियर बच्चों? आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन समझ में आई? आयनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है? यस मैम. चीज रिपीट करो, मतलब बेसिक बेसिक चल रहा है हम लोग. आज फर्स्ट क्लास है तो आई प्रेफर टू कीप इट वेरी सिंपल, जितना इजीली आप लोग को पुरानी चीजें रिवाइज करवाते कराते नया नया धीरे धीरे आगे बढ़ाती जाओ. ओके ना? यस मैम. चल गुड, आगे बढ़. तो जैसे NaCl की फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड की आई, आपको ऐसे MgCl2 की बना सकते हो. क्विकली क्विकली बोल तो बना दोगे MgCl2 की आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा? यस मैम. फटाफट से बना के बता दो जल्दी से. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 282. तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन Mg. लूज किए, ठीक है, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किए. किए थे, वो गेन कर कर Cl माइनस बनाया. तो हम एक तरह से लिख सकते हैं Mg के 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दो, इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन. इनके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7
एक इसने इसको दिए, एक इसने इसको दिए, और यहाँ पर Mg2 प्लस और Cl दो, है ना? Cl माइनस है, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज द आयनिक बॉन्ड, करेक्ट? अब Yes, आगे ma'am. बढ़ू। आयनिक Yes, कंपाउंड की ma'am. फॉर्मेशन, आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए। High unit. ओके, अब Yes, हम ma'am. बात करते हैं फैक्टर्स। कौन कितनी काटा पीटी कर रहा है कॉपी में? फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। देखो, सबसे पहले तो ये वाली चीज, Na सॉलिड और यहाँ पर आ गई हीट ऑफ फॉर्मेशन। अभी देखो, हमको ना इस पे क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट आर दी फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी के लिए ना एक तो तरीका अपना ये है, आप सिंपली लिख सकते हो दैट लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू K(Q1 Q2 by R), यानी कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो चार्ज है अपना, कैटायन का चार्ज, अनायन का चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला होता है ना K(Q1 Q2 by R square), और एनर्जी Yes, लेते हैं ma'am. तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो एक R ऊपर मल्टीप्लाई करके तो इसलिए नीचे R ही बचा, तो लैटिस एनर्जी इज K(Q1 Q2 by R). एक तो आप ये वाली चीज लिखोगे, डन। अब आयनाइजेशन एनर्जी, और उसके बेसिस पर हम लोग का टॉपिक अभी है कि व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। ओके, ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन है। लैटिस एनर्जी ना हम लोग डायरेक्टली कोई निकालने का फॉर्मूला नहीं है कि डायरेक्टली हम कुछ अप्लाई करके कोई फॉर्मूला लगा के लगा सके, ये भी है अपना, लेकिन द एक्चुअल वे जिस तरीके से हम लोग लैटिस एनर्जी निकालते हैं वो है ये कि पहले सोडियम सॉलिड है, इसको हम सब्लिमेशन एनर्जी देते हैं। सब्लिमेशन एनर्जी देना मतलब कि सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना, जैसे नैप्थलीन बॉल्स की वो सॉलिड से अपने आप गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। धूप बत्ती, अगरबत्ती जो होती है वो सॉलिड से सीधा गैसियस बनती है, वो लिक्विड नहीं बनती है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज सब्लिमेशन एनर्जी, SE। तो ये बना अपना Na गैसियस। ठीक है, अब इसको हम देंगे आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये बना Na प्लस गैसियस। यहां तक क्लियर? ऐसे ही क्लोरीन है, तो पहले तो क्लोरीन तो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, दो क्लोरीन एटम्स आपस में जुड़े होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है, अभी बता भी दूंगी बाद में, बट क्लोरीन इतना तो पता है कि Cl2 के उसमें एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग उसको देंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिससे कि क्लोरीन का सिंगल एटम मिल जाए। फिर ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रिलीज करते हुए बनाएगा Cl माइनस गैसियस। इन दोनों कंबाइन कर बनाते हैं NaCl। इन दोनों कंबाइन करके बनाते हैं NaCl, और उससे हम बनते हैं, यहाँ पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज द लैटिस एनर्जी। क्या ये वाली चीज समझ में आई? हम लोग इसके अंदर सोडियम, क्योंकि हमको लैटिस एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी निकालने के लिए देखो बच्चों, ये वाली चीज समझ में आई आपको? लैटिस एनर्जी निकालने की हम लोग बात कर रहे हैं। यस मैम। इस केस में हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी हो जाएगी यहाँ पर? सब्लिमेशन एनर्जी हमने दी, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी हमने दी, प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमने दी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रिलीज हुई, लैटिस एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, सो इस तरह करके ये सारी वैल्यूज रख दो और फिर लैटिस एनर्जी की वैल्यू निकल जाएगी। लैटिस एनर्जी को, इसको बॉर्न हेबर साइकिल कहते हैं, नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, बॉर्न हेबर
साइकिल। अभी देखो लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन समझना, दो तरीके से मैं लैटिस एनर्जी को डिफाइन कर सकती हूँ। पहला तरीका, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कितनी एनर्जी रिलीज हुई जब Na+ और Cl- कंबाइन करके NaCl बनाया, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। या फिर इसको बैकवर्ड पढ़ो तो कितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी किसी आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए इनटू इट्स आयंस Na+ और Cl-। ठीक है, दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई जब आयनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ, या फिर कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी टू आयनिक कंपाउंड टू ब्रेक इट इनटू आयंस। तो ये हमें टेक्निकली बताता है कि जो आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक बॉन्ड है ना, वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू बहुत हाई है तो इसका मतलब हमें उतनी सारी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। ठीक है, इसका मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना। मतलब जब ये फॉर्म हुआ तो इतनी सारी एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज होना मतलब स्टेबिलिटी होना, लोएस्ट एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, इतनी सारी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, जब वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, या फिर इतनी सारी एनर्जी देनी पड़ रही है, 1000 जूल देनी पड़ रही है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसका मतलब बॉन्ड हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए लैटिस एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आया सबको समझ में लैटिस एनर्जी? यस मैम। ठीक है, चल अब इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कि इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, आपसे अगर हम पूछे, ठीक है, ये तो लैटिस एनर्जी मैंने बता दिया, एक तो K∩1 Q2/R से सॉल्व करो, दूसरा ऐसे करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब लैटिस एनर्जी के अंदर ये आयनिक कंपाउंड, थोड़ी सी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। ये आई एम श्योर आप लोग को ऑलरेडी आती है, बस मैं नोट्स लिखवाने के लिए आप लोग को क्लियर कर देती हूँ। पहली चीज कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस इज वेरी हाई। ठीक है, पहला पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है आयनिक कंपाउंड से, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है ना, तो बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट करने के लिए। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, और बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, गुड कंडक्टर्स of electricity in molten या फिर aqueous state में, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। पुअर कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट, अगर NaCl हम सॉलिड ले ले तो थोड़ी आयंस प्रेजेंट होंगे। NaCl तो सॉलिड स्टेट में एकदम चिपक के बैठे होंगे ना, एक Na+ दूसरे Cl- के साथ, और वो Cl- ही बाकी जो उसके सराउंडिंग जितने भी सोडियम एटम्स होंगे उनके से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो सॉलिड स्टेट में तो ये पुअर कंडक्टर्स है, बैड कंडक्टर्स एक्चुअली, वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मोल्टन स्टेट में आयंस बन जाएंगे ना, Na+ और Cl- आयंस प्रेजेंट है ना, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। एक्वस स्टेट में मतलब वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब कि वो Na+ और Cl- को अलग अलग कर देता है, तो Na+ और Cl- दूर दूर हो जाते हैं, तो वो मस्त आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और फिजिकली वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अभी इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस कैसे पूछूंगी? आई कैन आस्क यू, द क्वेश्चन व्हिच आई कैन आस्क यू इज कि बेटा आपके पास है LiF, और लिथियम के बाद क्या आता है? सोडियम। NaF, फिर KF, RbF और CsF। इनको अरेंज करो। कैसे अरेंज करो? इन द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करो। तो फिर आप कैसे अरेंज करोगे? सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर?
मैम CSF greater than rubidium fluoride, greater than RBF, KF, वेरी NAF, LIF. है ना, वेरी Yes. गुड। क्यों किया आपने? आपने सोचा कि मेल्टिंग, अब से आपको कभी भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दिखे ना, तो आप उसी से अरेंज करो आयनिक कैरेक्टर किसमें स्ट्रॉन्ग होगा। ये है आयनिक कैरेक्टर किसमें स्ट्रॉन्ग होगा। आयनिक कैरेक्टर किसमें स्ट्रॉन्ग होगा? जिसका मेटल बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो या नॉन मेटल बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। अभी नॉन मेटल तो सब में सेम ही है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। मेटल लिथियम सोडियम, कौन सा वाला ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? सीजियम, वो ज्यादा Cesium. जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा है। तो फिर उस केस में आयनिक बॉन्ड हाई होगा या आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है, आगे Yes, बढ़ो। ma'am. Yes, ma'am. यही वाला क्वेश्चन अगर हम आपको दे देते NaCl MgCl2 AlCl3। अभी देखो, मैं एक ग्रुप में तो हम लोग साइज के बेसिस पे चलते हैं, बट जब इन अ पीरियड हम चलते हैं तो हमने कहा था साइज तो लगभग लगभग NaMgAl का बराबर ही होता है ना। तो Yes, साइज ma'am. के बेसिस पे तो हम लोग नहीं चल सकते। तो अब हम किस बेसिस पे डिस्कस करेंगे? चार्ज के बेसिस पे, क्योंकि लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू K(Q1 Q2 by R) ना। इस Yes, पर ma'am. कितना है? +1 +1, +2 +2, +3. लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो Yes, कौन ma'am. से वाले के अंदर स्ट्रॉन्गर हो गया? मैम Ma'am, Al, L aluminum chloride. ठीक है, ये चीज समझ में आई बच्चों कि हम लोग Yes, ma'am. चार्ज के बेसिस पर और उसके बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. अच्छा, ओके। ये तो था आयनिक बॉन्ड। क्या यहाँ पर कोई डाउट है? आयनिक बॉन्ड सबको समझ में आ गया? ठीक है, Yes, ma'am. आयनिक बॉन्ड हो गया। अब हम चलते हैं इसके आगे फटाफट फटाफट से कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर, और फिर हम लोग पढ़ते हैं फिजांस। ठीक है, अभी कोवैलेंट बॉन्ड भी सबको आता है। अच्छा, आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से था, अभी ऐसे ही हम कोवैलेंट बॉन्ड लिख देते हैं। ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। दिस इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा अब फटाफट से जो है, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है एक मेटल और एक नॉन मेटल, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। Gain करेगा. कोवैलेंट जनरली नॉन मेटल के लिए होता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों नॉन मेटल्स, जैसे कि हाइड्रोजन, उसमें कोवैलेंट बॉन्ड कैसे है? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इधर हाइड्रोजन एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को अपनी हाइड्रोजन कंप्लीट करता है डुप्लेट, कि उसके Yes, वैलेंस शेल ma'am. में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, हीलियम वाली इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इन दोनों ने क्या किया? शेयरिंग कर ली इलेक्ट्रॉन्स की। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है, एक इसका अपना था एक इसका, तो डुप्लेट कंप्लीट। इधर भी एक इसका अपना था और एक इसका, डुप्लेट कंप्लीट। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के Okay. बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बच्चों? Ma'am. मैम 2। 2, अरे बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैम 6 6, मैम 6. 6। है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 2,6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसको 2 और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसने ऐसे करके बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट। इसके 6 थे, 2 अपने मिल गए, ऑक्टेट कंप्लीट। इसके भी 6 अपने थे, 2 इधर से ले लिए, ऑक्टेट कंप्लीट। तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया, और इसको हम बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ये वाला है अपना सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और इधर हो गया डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक है, आप लोग को I'm pretty sure आता ही होगा। फटाफट से नाइट्रोजन का बना दो बच्चों। मैम ट्रिपल बॉन्ड। है ना, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल नाइट्रोजन होगा का मैम. नंबर 7 2, Yes, ma'am. 5, तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। ठीक है,
तो ये Yes, अपना ma'am. ट्रिपल बॉन्ड हो गया, 5 इसके अपने थे, 3 इसके साथ शेयर कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट। 5 इसके अपने थे, 3 इसके साथ शेयर कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, शेयरिंग ऑफ Yes, इलेक्ट्रॉन ma'am. से बॉन्ड फॉर्म हो गया। ये जितने बनाए मैंने, ये सारे के सारे थे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। नॉन पोलर मतलब इनमें कोई पोलैरिटी नहीं है। पोलैरिटी नहीं है का मतलब ये है कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से। तो ये सारे के सारे थे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला नॉन पोलर। अब एक और हम लोग स्टडी किए हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स कैसे होते हैं? जब भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो और उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, जब भी गैसियस स्टेट में तो हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, लिक्विड स्टेट में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल देते हैं। तो मैं ऐसे इसलिए मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड बोल दिया। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसको एक और चाहिए था, एक इसके साथ ले लिया, डुप्लेट कंप्लीट, 7 और एक ये 8वां, ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्यों? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही, क्लोरीन ना अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल कर लेगी, तो इसलिए इस पर डेल्टा प्लस और इस पर डेल्टा माइनस। इसको हम बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, आगे बढ़ू। Yes, ma'am. एग्जाम के लिए मैं टर्म समझा रही हूँ, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे ही जो है लोन पेयर लिखा होता है। लोन पेयर का क्या मतलब है? लोन पेयर का एग्जांपल ऐसा करते हैं, अमोनिया का ले लेते हैं। व्हाट इज मेंट बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, यानी कि 2,5, हाइड्रोजन का 1, तो नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया। नाइट्रोजन के 5 थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, और ये 3 हाइड्रोजन है, उनके साथ इसने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो यहाँ पर 3 तो कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है, और ये वाले इसको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा अभी, ये सिर्फ लोन पेयर अलग से बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अमोनिया में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। वाटर में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? मैम 2, है मैम Ma'am 2, 2 ma'am. 2, है ना। ऑक्सीजन बना देते हैं, अगर वाटर का हम बनाए स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1, ऐसे करके बना लो, ऐसे करके बना लो, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर। ठीक है, और ज्यादा अच्छा तरीका ना, इसको दोनों के दोनों को एक साथ ही बनाते हैं एक्चुअली। ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, मतलब दोनों पेयर को, ऐसा ज्यादा अच्छा तरीका बनाने का। ठीक है, ज्यादा जो सुंदर दिखता है, मतलब बस वही उसका लॉजिक है। ठीक है, तो 2 लोन पेयर। लोन पेयर का मीनिंग समझ में आ गया, और Yes, हमने ma'am. लोन पेयर कर लिया। और अच्छा, ओके, आगे बढ़ू। Yes, कोवैलेंट ma'am. बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, क्लियर, ये सब आपको ऑलरेडी आता ही था। ठीक है, Yes, आगे ma'am. बढ़ू। ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट। इसमें कुछ कुछ और चीजें भी हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी जो होती है, सॉल्युबिलिटी, कोई भी कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड तब सॉल्युबल होता है जब उसकी सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा हो लैटिस एनर्जी से। वो सारी चीजें जो है ना, जैसे जैसे आगे टॉपिक आता जाएगा वैसे वैसे हम लोग कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो Yes, ma'am. यहाँ पर अभी इतना नहीं, जितना आज तक वैसे करते जाएंगे। बाकी आयनिक बॉन्ड की एक चीज जो खासियत है कि जैसे जस्ट देखकर जज करना हो कि किसका आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, किसका आयनिक बॉन्ड वीक होगा, दोनों के दोनों ट्राई करना कि सिमिलर साइज के हो। जैसे यही वाला एग्जांपल अगर हम ले, LiF वाला ही ले लेते हैं, LiF, NaF, KF, RBF। ठीक है, इतना तक ही ले लेते हैं, सीजियम भी लिख लेना।
फ्लोराइड का साइज बहुत छोटा होता है ना? Yes, ma'am. लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है, छोटा। ठीक है? Yes, ma'am. अच्छा ऐसा करते हो, पहले मेरे को फजान्स रूल समझा दो, फिर वाली चीज डिस्कस करती हूँ। फजान्स रूल भी कर लूंगी ना, फिर और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अच्छा, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड खत्म, इस क्वेश्चन पे अभी 10 मिनट बाद आता है, ठीक है? अभी इसको और डिटेल में स्टडी करते हैं 10 मिनट बाद। अच्छा नहीं, अभी लिखो हेडिंग, जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से आज की इम्पोर्टेंट क्लास शुरू हुई, दैट इज फजान्स रूल। अब जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक या 100% कोवैलेंट तो नहीं होता है। हर बॉन्ड में थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर होता है, थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। एक तो हमने फॉर्मूला ही पढ़ा था पिछली क्लास में, याद है? 16 into delta square plus 16 into delta plus 3.5 into delta square percentage of ionic character निकालने के लिए, where delta is equal to difference in the electronegativity। Yes, ma'am. याद है? Yes, ma'am. है ना? वो पिछली बारी में हमने मतलब फॉर्मूला ही पढ़ा था। अब एक थोड़ा सा ना, वो तो एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जगह एक ऐसे रिलेटिव अप्रोच की हम लोग डायरेक्टली कैसे जज कर सकते हैं कि इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है या कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, हम वो कैसे जज कर सकते हैं, वो वाली चीज समझाते हैं। हुआ क्या, अभी एक मेरा कटायन है, ठीक है? आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? एक कटायन है और एक anion. हमारा अनायन है। जनरली कटायन का साइज छोटा होता है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, अनायन का साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया, इसलिए मैंने ऐसे छोटा बड़ा ऐसा करके बना दिया, ये वाला सर्कल छोटा बना, ये वाला सर्कल बड़ा बना है। ये अपना कटायन, ये वाला अनायन। अब ऐसा मान के चलो कि दीज आर परफेक्ट स्फीयर्स, ठीक है? ऐसा गोल अपना स्फीयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, यहाँ पर इसके उसमें, यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज कटायन है। तो इस कटायन ने क्या किया? अभी तक तो जो बॉन्ड फॉर्म हुआ था बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा बॉन्ड फॉर्म हुआ था। बट अब हो क्या गया, ये कटायन ना, इसके इलेक्ट्रॉन देखे इस कटायन ने, तो कटायन को इसको इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे लगे, वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने लग गया। डिस्टॉर्ट करना मतलब कि वो परफेक्ट स्फीयर की जगह उसकी शेप चेंज करने लग गया, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लग गया। तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे ऐसा करके आपको इसकी तरफ होने लगे। यहाँ से ये वाली चीज आप थोड़ी सी हटा सकते हैं, ठीक है? तो कटायन ने क्या किया, अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर दिया। तो जिस कटायन की हम बात करते हैं पोलराइजिंग पावर की, कि कटायन ना अनायन को पोलराइज कर रहा है, कटायन की पोलराइजिंग पावर, ठीक है? और अनायन पोलराइज हो रहा है कि परफेक्ट स्फीयर से उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कटायन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो अनायन की हम बात करते हैं पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी की। तो कटायन जिसकी पोलराइजिंग पावर स्ट्रॉन्ग होगी, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी पोलराइजिंग पावर स्ट्रॉन्ग होगी, और अनायन की पोलराइजेबिलिटी मतलब अनायन इजिली डिस्टॉर्ट हो जाए। तो हुआ क्या, जो एक्चुअली में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म हुआ था ना, कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इंस्टेड ऑफ दैट अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसी हो रही है, क्योंकि इसका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके साथ पास आ गया है। तो हम लोग बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड गेन्स, जो आयनिक कंपाउंड है ना, इट गेन्स सम कोवैलेंट कैरेक्टर। इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ रहा है क्योंकि वो प्योर ट्रांसफर जैसा नहीं दिख रहा हमको उसमें क्या है, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ रही है जिसकी वजह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा दिख रहा है, और शेयरिंग तो हमारी कोवैलेंट बॉन्ड में होती है, करेक्ट? तो आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर आ रहा है। अब हाउ टू डिसाइड किसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ये चीज समझ में है? आयनिक कंपाउंड इज गेनिंग कोवैलेंट कैरेक्टर, जिसकी पोलराइजिंग पावर हाई हो, जिस कटायन की, उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, या फिर जिस अनायन की पोलराइजेबिलिटी मतलब पोलराइज हो जाने की क्षमता हाई हो, एबिलिटी जिसकी हाई, वो पोलराइज हो जाएगा। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं
जिनके ऊपर हमारी कोवैलेंट कैरेक्टर डिपेंड करेगा। लिखूं? समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस मैम। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कटायन की। सबसे पहले हम बात करते हैं केटायन। सबसे पहला पॉइंट, स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, स्मॉलर द साइज, ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर को पीपी लिख दिया। ठीक है, साइज छोटा होने से क्या हुआ? चार्ज डेंसिटी बढ़ गई। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक तरफ मैं बोलूं Li प्लस और दूसरी तरफ हम बोले Na प्लस और K प्लस, है ना? साइज किसका छोटा है? लिथियम का। Yes, ma'am. चार्ज तो सब पे सेम ही है। यस चार्ज मैम। डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, ऐसा लिख देते हैं, जिसकी चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। अभी चार्ज सब पे सेम है, डेंसिटी देखो, मतलब चार्ज डेंसिटी देखने के लिए वॉल्यूम देखना पड़ेगा। इसकी वॉल्यूम ज्यादा, इसकी वॉल्यूम कम तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गई। तो अगर मैं चार्ज डेंसिटी के बेसिस पे करूं तो ये, तो स्मॉलर द साइज ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर। समझ में आया? प्लीज नोट डाउन करो ये। Done, ma'am. पावर ज्यादा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ओके, चल आगे के पॉइंट पे चलते हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ। कटायन के लिए स्मॉलर साइज और दूसरा पॉइंट है चार्ज। चार्ज ज्यादा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा, जैसे कि Na प्लस Mg+2 Al प्लस। एल्यूमिनियम के पास ज्यादा चार्ज है तो वो ज्यादा इसको पोलराइज कर सकता है एनायन को। तो चार्ज ज्यादा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा। सेकेंड पॉइंट क्लियर? ये तो प्रीटी ऑब्वियस है, जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन को डिस्टॉर्ट कर लेगा, तो उसकी पोलराइजिंग पावर हाई हो गई। पोलराइजिंग पावर हाई हो गई तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ गया उसमें। ठीक है, जैसे अगर मैं इसी पे क्वेश्चन दे देती आपको, NaCl MgCl2 AlCl3, तो इसमें मैं पूछूं कि आयनिक कंपाउंड्स है ये, किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? कैसे जज Ma'am, करेंगे? एकदम से नहीं समझ। AlCl3। वेरी गुड। ठीक है, लिख देती हूँ कोवैलेंट कैरेक्टर। कई बार क्या होता है, इसे ग्रेटर देन लेस देन वाले क्वेश्चंस आप लोग सारे कॉपी में लिख लोगे, लेकिन ये भूल जाते थे किस ऑर्डर के लिए क्या चीज हम लिख रहे हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए। ऐसा लिख लेना, हाँ, ये वाली चीज मिस्टेक मत करना, बड़े सारे लोग वाली मिस्टेक करते हैं, मैं भी करती थी। ठीक है, अच्छा, ओ क्लियर। नेक्स्ट ma'am. पॉइंट पे Yes, चलो, ma'am. कटायन के। ओके, यस मैम। मैं ये वाली चीज मिटा रही हूँ। ठीक है, पता चाहिए, मैं मिटा रही हूँ जिससे कि कटायन सारा एक पेज पे ही आ जाएगा। नंबर 3, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब NS2 NP6 N हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है मैम ना। क्या है ये? तो मैम तीसरा क्या मैम? थर्ड वाला क्या है मैम? ये मैं समझा रही हूँ बेटा। ये है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कोई एटम मेटल वो इलेक्ट्रॉन लूज कर कर नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेना, तो उसकी भी पोलराइजिंग पावर हाई होती है। इसका मीनिंग समझते हैं। अब जैसे कॉपर है,
कॉपर का एटॉमिक नंबर इज 29, तो इसको हम लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, 2 और 2 4 6 10 18 28 29। ठीक है बच्चों, क्लियर? सीयू तो यही है, 29 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 29 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके 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 मैम। गुड। अगर हमने Cu+1 बोला, Cu+1 में क्या हुआ? मैंने कहा था कि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4s1 से निकालोगे तो बचेगा क्या? ये तो इतना ठीक ही है। उसके बाद इसी को लिख लो सिर्फ 3s2 3s2 3p6 3d10 3d10। तो जो मैंने कहा था ns2 n माने 3, इधर इस केस में 3s2 3p6 3d10, तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो इस केस के अंदर पोलराइजिंग पावर हाई हो जाएगी, तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा। अब क्वेश्चन देती हूँ, मैंने आपको दिया कि बेटा बताओ मुझे, एक तरफ है NaCl और दूसरी तरफ है CuCl, NaCl और CuCl, इन दोनों में किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा? मैम CuCl। CuCl में, है ना? यस कोवेलेंट मैम, कैरेक्टर हाई होगा ये वाले में। CuCl पे। क्यों? क्योंकि Cu+ सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी PNGC सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हाई है, उसकी पोलराइजिंग पावर हाई है। ओके यस मैम। अच्छा, तो इसके अंदर मैं एलिमेंट्स लिख रही हूँ जिनको आप कंसिडर कर लेते हो। कॉपर के नीचे कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? सिल्वर और गोल्ड आता है पीरियोडिक टेबल में। तो लेफ्ट साइड वाला बोर्ड क्लियर कर रही हूँ मैं। Cu+, Ag+ और Au+, कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं ना इनको, कॉपर के अंदर सिल्वर इन गोल्ड। तो इन सब के अंदर यहाँ पर 3s2 3p6 3d10 है, Ag+ में हो जाती है 4s2 4p6 4d10 और Au+ में हो जाती है 5s2 5p6 5d10। तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही जिंक का पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, एटॉमिक नंबर 30, तो 1s2 2s2 6 3s2 3p6 3d10 4s2, और जब हमने Zn+2 बनाया तो यहाँ तो पूरा ऐसे ही छोड़ रही हूँ 3s2 3p6 3p6 3d10 सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये ऊपर 30 बन रहे थे, 2 + 2 4 + 6 10 12 18 28 30। तो Zn+2 किया तो ये 4s2 वाले निकाल दो, तो यही बता। तो Zn+2 में भी हुआ सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग यहाँ पर जब आपको Zn+2 जिंक के नीचे आता है कैडमियम मरकरी, तो ये जब भी दिखे तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का अप्लाई करो और बोलो कि उसमें पोलराइजिंग पावर हाई होगी। मैम इसमें Hg+2 की ज्यादा होगी ना मैम? अच्छा, क्वेश्चन इसमें नहीं देंगे कि ये ma'am. वाला नहीं देंगे कि आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि बेटा ZnCl2 और HgCl2 बताओ। वो कंपेयर करने को इसको मेटल उससे देंगे जो सोडियम लिथियम मैग्नीशियम वगैरह से। ठीक है? यस मैम। हाँ, तो मतलब सूडो नोबल गैस उसी में अप्लाई करो, क्योंकि इसमें तो सब में सेम ही है ना, PNGC अप्लाई होना, सब में सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते। कटायंस का समझ में आया, स्मॉलर साइज, हायर चार्ज एंड सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अनायंस। अनायंस, अब इसके अंदर जितना बड़ा साइज होगा, जितना ज्यादा साइज होगा, उतनी पोलराइजेबिलिटी हाई होगी। क्यों? कि साइज ज्यादा तो पोलराइजेबिलिटी क्यों हाई हो गई? क्योंकि जैसे अगर हम इधर लिख रहे हैं LiA, LiCl, LiBr, Li, तो मेटल तो सब में सेम है, कटायन तो सब में Li+ ही है। अनायन के बेसिस पे हमको जज करना है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन।
अब इसके अंदर क्या हुआ, आयोडीन का क्योंकि साइज इतना बड़ा है ना, बड़ा है। तो इस वजह से न्यूक्लियस का, आयोडीन के न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स पर होल्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर है बहुत, साइज बहुत बड़ा है, तो लिथियम बहुत इजीली उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टॉर्ट कर सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है और शेयरिंग जैसा दिखा सकता है ना। फ्लोरीन में तो साइज बहुत छोटा है फ्लोराइड का, तो वो तो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़कर बैठेगा कस की, इस केस में कर सकता है। तो दैट इज व्हाई अगर यहाँ पर हम लोग कोवलेंट कैरेक्टर की बात करें तो ऑर्डर हो जाएगा, ओके Yes, ma'am. है ना। और पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ग्रेटर द चार्ज मोर इज द पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जैसे कि F माइनस या O2 माइनस ले लो, ठीक है, ये तो अच्छा एग्जांपल है नहीं वैसे, चलो अभी और उसमें डिस्कस करते तब उसमें करेंगे कि मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतने ज्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इजीली डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है, कटायन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। डन। तो हमारे 5 फैक्टर्स हो गए फिजान्स रूल के, जिन्होंने बोला कि हर आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर होता है, और वो जज करने के लिए कटायन के 3 फैक्टर्स हैं, जितना स्मॉल साइज, जितना हायर पॉजिटिव चार्ज और सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अनायन के लिए आप बोल दोगे फिर से 2 फैक्टर्स हो गए, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज और जितना बड़ा साइज अनायन का। डन। यस मैम। क्वेश्चन लिखूं? यस Yes, मैम। ma'am. अच्छा, मैं क्वेश्चन में ना वो लिखूंगी, आप मेरे को ऐसे करके बताना। हाँ, सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि वाटर, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है, और कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे कि ईथर, बेंजीन, ओके। जैसे तेल पानी में डिसॉल्व नहीं होता है ना, लेकिन नमक पानी में फटाक से डिसॉल्व हो जाता है, ऑयल इज कोवैलेंट और NaCl इज आयनिक, ठीक है। तो ऐसे करके हर एक में कुछ अलग क्राइटेरिया दूंगी और फिर आप मुझे बताना। सो फर्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है, इसी को आप सॉल्युबिलिटी के केस में भी अरेंज करो और मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी सेम क्वेश्चन। कोवैलेंट और कैरेक्टर के बेसिस पर FeOH2 और FeOH3। कोवैलेंट कैरेक्टर, ये वाले करो, फिर आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड्स पे 2-3 पॉइंट्स लिखवा दो बच्चों। मैम मेल्टिंग पॉइंट में, हाँ बोल बेटा। पहले तो ऐसा करते हैं, आयनिक अच्छा सॉल्युबिलिटी वाला ही बता दो ना पहले, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट। ऐसा करो पहले आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर बता दो, कौन या कोवैलेंट का बताओगे, किसका बताओगे? कोवैलेंट के हिसाब से चलता है क्योंकि पजांस रूल मैंने समझाया, तो कोवैलेंट वाला निकालते हैं, ठीक है। सो कोवैलेंट कैरेक्टर के बेसिस बताओ। अनायन तो सब में सेम ही है, यस मैम। कटायन ही चेंज हो रहा है, मैम बेरिलियम मैग्नीशियम, तो स्मॉलर कटायन, तो इसका मतलब BeCl2 के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, फिर MgCl2
फिर CaCl2, फिर BaCl2। BaCl. ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ma'am. समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. आयनिक कैरेक्टर वाला, आयनिक बॉन्ड वाला निकाल लेते हैं, तो उल्टा कर देते हैं। Yes, ma'am. आयनिक वाला कर लिया। अब सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स, कौन से वाले ज्यादा सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, आयनिक की कोवैलेंट? Ma'am, ionic. आयनिक। ये हो गया BeCl2, है ना? Yes, ऐसे ma'am. मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर एकदम एग्जैक्टली सेम ही आ गया। यस मैम। करेक्ट। Yes, नेक्स्ट ma'am. वाले में बताओ अब Fe, इधर आयरन क्या है, Fe+2 की +3? Ma'am, +3. Ma'am, अरे ये melting. FeOH2 में Ma'am, ये melting point में मैम. मेल्टिंग पॉइंट का भी Covalent. ऑर्डर सेम ही हो गया ना, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैं ऐसा करती हूँ, नेक्स्ट पेज पे सारे पॉइंट्स लिख देती हूँ, Yes, ma'am. ठीक है, जिससे कि आप लोग को जज करने में आसानी रहे। चलो कोवैलेंट वाला बता दो। आयनिक Ma'am. बॉन्ड का जो कैरेक्टर हो गया वही मेल्टिंग पॉइंट का भी, क्योंकि BeCl2 मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा BaCl2 का, Yes, ma'am. ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट। मैम दूसरा थर्ड हो गया FeOH3 का ऑर्डर, ये बड़ा होगा मैम, सेकंड वाला था. कौन से वाले में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, FeOH2 Ma'am, की Fe- FeOH3? FeOH3 FeOH3 क्यों? मैम, क्योंकि Ma'am, इसमें क्योंकि चार्ज इसमें charge है। एनायन जो है. चार्ज ज्यादा है, Yes, ma'am. इधर +2, इधर और इधर +3। +3. जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर, क्योंकि वो उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उसकी हाई हो जाएगी OH- को पोलराइज करने की। ओके, Yes, ma'am. चल अभी ये वाला बताओ कोवैलेंट कैरेक्टर के बेसिस पर। Ma'am, मैम MgI2 सबसे greater हो गया। Yes, ma'am. Mg Yes, सबका ma'am. सेम ही है, अनायन को देखना है तो अनायन को आप देखोगे तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में आयोडीन का साइज बड़ा है, जिसका साइज ज्यादा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ओके, Yes, ma'am. Yes, Yes, यस ma'am. मैम। अब मैं नेक्स्ट Yes, पेज पे ma'am. ना सारे के सारे पॉइंट्स लिख देती हूँ आप लोगों को जज करने के लिए, आयनिक और कोवैलेंट के लिए। आयनिक कंपाउंड्स आर मोर soluble in polar solvents। ठीक है, जब भी वो आपसे solubility in water पूछे ना तो आयनिक कंपाउंड वाला क्राइटेरिया लगाओगे आप। सेकंड पॉइंट, मैम क्या है, मोर सॉल्यूबल मैम, ब्लर हो रहा मोर है. soluble in polar solvents। पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि वाटर, अल्कोहल। वाटर क्यों उसके अंदर, मैं ऐसे समझा देती हूँ बेटा, जैसे NaCl है, ठीक है, अब जब Yes, हम ma'am. इसको पानी में डालते हैं, देखो समझो, मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी समझा देती हूँ। NaCl को आपने पानी में डाला, ठीक है, हमको लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक NaCl into ions, Na plus and Cl minus। तो Yes, ma'am. हुआ क्या, अभी तो NaCl में ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कि मतलब Na प्लस और Cl माइनस आपस में एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट जैसे ही हमने वाटर डाला तो वाटर क्या करेगा, NaCl को घेरेगा। कैसे घेरेगा, इधर Na प्लस, ये इसका थोड़ा सा मैं ऐसे करके बना दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये Cl माइनस। यहाँ पर ना वाटर इसके लोन पेयर इस सोडियम कटायन से अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक और इसके लोन पेयर सोडियम कटायन से अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि वाटर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, पोलर कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड, इस पे डेल्टा प्लस है तो ये Cl माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है। वाटर का ना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एक तरह से हिंदी में बोलो तो कि वो उसकी वैल्यू होती है 80 गुना 81 टाइम्स होता है वो, कि वो इसको इजीली तोड़ देगा। और Na प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया, और इसको
बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे ओ साइड कटायन के पास, और इधर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे बेटा ऐसे, ठीक है। और ये Na+ और Cl- दूर दूर हो जाएंगे। अब जब भी वाटर के अंदर NaCl जाकर हाइड्रेट होता है, ये इसके कटायन अनायन हाइड्रेट हो रहे ना, सॉल्वेट हो रहे हैं, तो ना Yes, ma'am. एनर्जी रिलीज होती है, सॉल्वेशन एनर्जी। यहाँ मैं लिख देती हूँ, विल कम बैक टू दिस, ओके। ये वाली चीज मैं अभी 10 मिनट में, अभी वापस और 2 मिनट में यहाँ पे लिख देती हूँ। लैटिस एनर्जी तो रिक्वायर्ड थी टू ब्रेक द बॉन्ड, मतलब कटायन अनायन को अलग अलग करने के लिए हमको लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। Required the सॉल्वेशन रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, मतलब कटायन और अनायन को दूर दूर करने के लिए लैटिस एनर्जी is released when NaCl combine and form Na plus and Cl minus combine to form NaCl, और लैटिस एनर्जी हमको देनी पड़ती है NaCl को तोड़कर Na plus और Cl minus में अलग अलग करने के लिए, ठीक है। रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। और सॉल्वेशन Se is सॉल्वेशन एनर्जी, ये होती है एनर्जी रिलीज्ड when the ions are solvated या फिर हाइड्रेटेड। तो हम लोग जो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं वो कभी बोलते हैं, मैं यहीं पर बता ही देती हूँ, मैं सोचती थी आगे कवर करूंगी। अगर सॉल्वेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, मतलब सॉल्वेशन होने के बाद ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, लैटिस एनर्जी हमें, मतलब हमको 100 जूल्स लैटिस एनर्जी देनी थी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, पर वो सॉल्वेट होने के बाद, हाइड्रेट होने के बाद 400 जूल्स एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो सॉल्वेशन एनर्जी बहुत हाई है ना, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है, तब हमारा जो कंपाउंड होता है विल बी सॉल्युबल। और अगर सॉल्वेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी, कि सॉल्वेट होने के बाद जो है ना 200 जूल्स एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन हमको तो 500 जूल्स एनर्जी चाहिए थी, लैटिस एनर्जी चाहिए थी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए इनटू आयंस में, तो हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इज इनसॉल्युबल। आया समझ में? रिपीट करूं? मैम आ गया। गुड, ठीक है। लैटिस एनर्जी हमको देनी थी बॉन्ड को तोड़कर कटायन आयन में दूर दूर करने के लिए, सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो कंपाउंड सॉल्युबल होगा, अगर हमें बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको डिसॉल्व करने के लिए तो वो कंपाउंड इनसॉल्युबल होगा, ठीक है ना। तो Yes, लैटिस ma'am. एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी ये होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा लैटिस एनर्जी से तो कंपाउंड इज सॉल्युबल, अगर सॉल्वेशन एनर्जी कम तो कंपाउंड इज इनसॉल्युबल। मैं ये बात कर रही हूँ पोलर सॉल्वेंट्स के लिए। पोलर सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि वाटर, जिनमें पोलैरिटी होती है, हाँ। एथेनॉल, अल्कोहल्स जो होते हैं उनमें भी पोलैरिटी होती है। एथेनॉल को हम लिख देते हैं ना ऐसे, Polarity C2H5O- H+, ठीक है ना। C2H5OH है ना, OH है। साइड डेल्टा नेगेटिव और H पे डेल्टा पॉजिटिव होता और है, डेल्टा पॉजिटिव। एसिडिक नेचर, एसिडिक हाइड्रोजन होता है ये वाला हाइड्रोजन, यस ठीक है मैम। ना। तो वो आगे ऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे, बट ये ऐसे। मैं वापस चलूं अभी? यस मैम। अच्छा, ओके। Yes, ma'am. अब हम यहाँ पर आते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, वाटर, क्योंकि वहां पर सॉल्वेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, तो मस्त अपना कंपाउंड सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट of ionic is greater than melting point of covalent molecule. Number 3. और थर्मल स्टेबिलिटी, अभी मैंने ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ionic compounds is greater than thermal stability of covalent compounds.
थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हीट करने पर वो कंपाउंड स्टेबल है कि अनस्टेबल है। स्टेबल मतलब वो एज इट इज रहेगा, अनस्टेबल मतलब वो टूट जाएगा। ठीक है, तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल होते हैं। घर पे ही कर देखना, तवे पे नमक रखो और उसको हीट करो, कुछ नहीं होगा, बहुत देर तक हीट करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। नमक इज आयनिक कंपाउंड, थर्मली स्टेबल। चीनी कोवलेंट कंपाउंड होता है ना, C12H22O11, उसको हीट Yes, करो, ma'am. मस्त वो चीनी की वो तार जैसी कैरमल जो बोलते हैं, है ना, वो बन जाती है ना, ब्राउन 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 होने लग जाते हैं, कुछ कुछ होने लग जाता है। आयनिक कंपाउंड्स आर थर्मली स्टेबल, वो बहुत सारी हाई हीट को विथस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, Yes, आगे ma'am. बढ़ू। Yes, ये ma'am. तीनों ma'am. पॉइंट्स लिख लिए। मैं राइट Yes, साइड ma'am. वाला बोर्ड मिटा देती हूँ, जिससे कि यहाँ पर ना थोड़े से और कैरेक्टरिस्टिक्स इसी पेज पे लिख देती हूँ। थर्मल स्टेबिलिटी हो गई, उसके बाद नंबर 4, कोवैलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेस soluble इन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, और इसका एक ये वाला पॉइंट जरूरी है कि कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो कंपाउंड का कलर ज्यादा होगा, डार्कर कलर होगा। मतलब एक तरफ है AgF, AgCl, AgBr और AgI। AgF, AgCl, AgBr, AgI। अब अगर मैं आपसे पूछूं कोवैलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर में आप अरेंज करो, तो आप कैसे अरेंज करोगे बच्चों? Ma'am, Ma'am, AGI. AgBr, AgCl. हाँ, Yes, ma'am. वेरी गुड। तो आपने ऐसा वाला लगा दोगे Yes, ma'am. फॉर कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, कि ये वाला का कलर होगा। उसी हिसाब से हमको ये पता है कि ये वाला होता है कलरलेस, AgCl होता है वाइट, और इसको हम बोलते हैं पेल येलो, हल्का लाइट कलर का सा येलो सा, हल्का सा, और ये वाला होता है डार्क येलो। ओके, तो अगर आपसे पूछ ले कौन सा वाला ज्यादा डार्क कलर का होगा, तो जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। यस मैम। आगे मैम ये आपने ये लेस सॉल्युबल, इसके बाद क्या लिखा है? फोर्थ पॉइंट। सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, जिसमें पोलैरिटी। Ma'am, fourth वाला point एक बार समझा दो। फोर्थ वाला पॉइंट में बोल रहा है कि जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो जिस कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कम, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है आयनिक वालों का। Yes, ma'am. अगर कोवैलेंट है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, Yes, और ma'am. वो आयनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, तो Yes, ma'am. कोवैलेंट कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में कम सॉल्युबल होंगे। जैसे चीनी धीरे से घुलती है, तेल तो घुलता ही नहीं है पानी में। Yes, ma'am. ओके, आगे बढ़ो, क्वेश्चन दो। Yes, ma'am. ओके, अब देखना क्वेश्चन ये वाला आ रखा है प्रीवियस ईयर में कि SnCl4 और SnCl2, जो SnCl4 है ये लिक्विड है और SnCl2 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बताओ ऐसा क्यों? देखो Sn भी सेम है, Cl भी सेम है, फर्क किस चीज का है? क्लोरीन का। Ma'am, charge का. मैम चार्ज चार्ज का। का। Charge का, Same ma'am. है ना? Yes, ma'am. Charge का. ठीक है, +4 और
अभी Plus मुझे 2. बताओ कोवैलेंट कैरेक्टर किसके वाले में हाई होएगा? मैम +4 वाले मैम में। +4 ना? वाले में. Yes मैम. तो ये इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। अभी देखो आयनिक वाले तो सॉलिड्स होते हैं ना जनरली एट रूम टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। Yes Yes, और मैम. ma'am. ये वाले के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा लिक्विड या गैसियस होते हैं, है ना? Yes मैम. Yes, यस ma'am. मैम आया समझ में? Yes यस मैम. मैम। एक और क्वेश्चन दूं ऐसा ही? Yes यस मैम. मैम। ठीक है, डायरेक्टली आपको यही लॉजिक अप्लाई करना और आपका हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका डार्कर कलर होगा, PbCl2 या PbI2? PbI2 मैम PbI2 का। PbI2. क्यों? इसका मैम येलो होता है, मैं लिख क्योंकि के उसके देती हूँ। कोवैलेंट मैम ये कैरेक्टर वाइट कोवेलेंट मैम उस कैरेक्टर पे कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है. कोवेलेंट इसमें कैरेक्टर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है? अच्छा, यस मैम। नेक्स्ट Ag2O और Ag2S, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड, इनमें आप मुझे बताओ कि कौन सा वाला ज्यादा सॉल्युबल होगा पोलर सॉल्वेंट में? मैम Ag2O. क्यों? ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा है, इन पोलर सॉल्वेंट ही बोल रही हूँ, तो यस। क्यों? मैम अरे बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल लॉजिक लगाओ। पोलर सॉल्वेंट में कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होगा? मैम Ag2O. वेरी Ag2O गुड। क्यों? मैम आयनिक कंपाउंड। आयनिक. हाँ, क्यों? आयनिक मैम. क्योंकि Ag2S तो कटायन तो सेम है, अनायन ma'am. के बेसिस पे चलता है। कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करेंगे तो जिसका अनायन बड़ा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो Ag2O और Ag2S में इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, इसका Yes, ma'am. इसका मतलब सिल्वर ऑक्साइड का कोवैलेंट कैरेक्टर कम। कोवैलेंट कैरेक्टर कम मतलब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा वो ज्यादा सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। Yes मैम. यस ठीक है, मैम। क्लियर? Yes मैम. Yes मैम. चलो आज की क्लास के थर्मल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी का नहीं दिया ना मैंने, थर्मल Yes, ma'am. स्टेबिलिटी का क्वेश्चन कर लेते हैं। लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, लिथियम सोडियम, पोटेशियम, इतना सही कर लेते हैं ना, ऐसे ही बता दो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। मैम आयनिक कंपाउंड and Ionic compounds are more thermally stable. yes मैम. मैम Li2CO3. कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लिखो, इसका ऐसा करते हैं ABCD लिख देती हूँ, हमें दोबारा से नहीं लिखना पड़ेगा। कोवैलेंट कैरेक्टर का क्या होगा? अनायन तो सेम है, कटायन ma'am. स्मॉलर द कटायन मोर इज द कोवैलेंट कैरेक्टर। तो A B C D है कि नहीं? Yes मैम. यस मैम और फिर आयनिक कैरेक्टर वाला बोले तो A लेस देन B लेस देन C लेस देन D। यस मैम तो इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो गया रुबीडियम वाले Yes. में, Yes Yes, मैम. है ना? और आगे चाहे तो सीजियम भी लिख सकते हैं। जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा वो थर्मली ज्यादा स्टेबल। Yes मैम. ओके, समझ में आया सबको? Yes Yes. मैम. यस कोई मैम। डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? नेक्स्ट क्लास कोई No, मिस नहीं ma'am. करेगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे। ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर्स के बाद बाकी सारे वेस्पर थ्योरी और ये सारे हमको कवर करने हैं, ठीक है? अच्छा, Yes, कोई ma'am. डाउट्स बच्चों? एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क? नो मैम। No, No, ma'am. ma'am. चलो बाय बाय गड्डू, सबको कुछ क्लियर? ऑल गुड? मैम कोवैलेंट ma'am. कैरेक्टर मैम टॉप टू बॉटम में मैम घटता है ना? टॉप टू बॉटम में एग्जांपल ले लेते बेटा, ऐसे करके कर लेते हैं। LiF, Li के बाद नीचे NaF है ना, और KF, तीन ही ले लेते हैं, है ना? Yes मैम. तो Yes मैम. इसके अंदर नीचे इधर अनायन सब में सेम है, Yes मैम. ठीक है? Right. कटायन देख लेते हैं। Yes, ma'am. कटायन
कोवैलेंट कैरेक्टर LIF का ज्यादा होगा, फिर यस मैम NAF का, फिर फिर KF का। के आपका ठीक है, तो Yes, ma'am. कोवैलेंट कैरेक्टर नीचे जाने में घट रहा है। यस मैम ठीक है, थैंक यू मैम थैंक यू, यस बाय बेटा।